Hello friends, after Hardy-Weinberg law in evolution, we are going to talk about the brief account of the evolution, and then we'll talk about the different geological scale. यानी कि हार्डी-विनबर्ग का नियम पढ़ने के बाद में जैव विकास में आज हम जैव विकास का एक संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। ये डेटाज होते हैं जिनमें से ये एक क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। ओके, अब ये जो ब्रीफ अकाउंट है उसमें सबसे पहले बताया मैंने कि 2000 मिलियन वर्ष पूर्व 2000 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले कोशिकीय रूप जीवन का प्रकट हुआ। हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी, उसमें कोइसर्वेट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें ये कहा गया था भाई कोइसर्वेट्स से जो है पहले माइक्रोस्फीयर बने, उनके बीच में लिपिड आ गई और झिल्ली बन गई, और दूसरी तरफ आरएनए बन रहा था। आरएनए उस झिल्ली रूपी गुब्बारे के अंदर जाकर फिट हो गया तो एक नई कोशिका बनी। तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कौन हुआ? आरएनए। 500 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर इन्वर्टिब्रेट्स पैदा हुए, अपृष्ठवंशी पैदा होना शुरू हो गए। 350 वर्ष पूर्व बिना जबड़ों की मछली यानी कि जॉलेस फिश केम इनटू ओरिजिन। ओके, और 320 मिलियन वर्ष पूर्व समुद्री खरपतवार यानी कि सी वीड्स ये उत्पन्न हुई और कुछ पौधे उत्पन्न हुए। अब मैंने ये लाल से लिख रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लैंड प्लांट्स यानी कि पृथ्वी के प्रथम थलीय पादप कौन थे? देखिए साहब, थैलोफाइटा तो पानी में थे, ब्रायोफाइटा उभयचरी थे, होंगे तो कौन? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर भी कौन से? साइलोफाइटेल्स। साइलोफाइटेल्स नाम के गण के सदस्य पृथ्वी पर प्रथम थलीय पादप के रूप में विकसित हुए। ये कौन से काल में हुए थे? डेवोनियन काल के अंदर। इसका मतलब टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति जो है मीसोजोइक एरा में हुई, लेकिन कौन से काल में हुई? डेवोनियन काल में। और फिर समय चलता रहा, फिर आया जुरेसिक, और जुरेसिक काल में आपने सुना होगा कि डायनासोर्स दे वर डोमिनेंट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सबसे अधिक डायनासोर जुरेसिक काल के अंदर देखे गए। दोनों क्वेश्चंस आते हैं बेटा, उत्पत्ति कब हुई टेरिडोफाइट की? तो डेवोनियन काल में। और प्रभावी रूप से पृथ्वी पर कब देखे गए? तो आप बोलोगे जुरेसिक काल में। ओके, नाउ 1938 में दक्षिण अफ्रीका के तट पर एक मछली पकड़ी गई। उसका नाम था किलोकेंत बोल दो या सीलोकेंत मछली बोल दो, जो कि लोब्ड फिश थी। उसमें पिंड थे पंखों के अंदर, इस तरीके से उसके पंखों के अंदर ये पिंड थे। आ गया समझ? और ये जो मछली थी ये डिप्नॉय ग्रुप की थी। अपनी किताब में नहीं दे रखा है इन्होंने, डिप्नॉय ग्रुप की ये मछली थी। इसको एम्फीबिया का चाचा भी कहते हैं, क्योंकि इसी सीलोकेंथ फिश से आपके एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो सीलोकेंथ लोब्ड फिश, डिप्नॉय फिश डेवलप्ड इन एम्फीबियंस, वह एम्फीबिया के अंदर विकसित हुई, जिसे हम फ्रॉग और सैलेमेंडर का चाचा कहते हैं या पूर्वज कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, डिप्नॉय समूह के अंदर लंग फिश आती हैं जिनमें फेफड़े जैसी स्ट्रक्चर जो है विकसित होगी, तो उन्हीं से फिर आपके एम्फीबियंस पैदा हुए। इसलिए डिप्नॉय ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम अंकल ऑफ एम्फीबिया भी कहते हैं। तो सीलोकेंथ भी वही था, उसी से तो एम्फीबियंस पैदा हुए थे। अब आता है जाइंट फर्न्स फॉर कोल डिपॉजिट। बहुत अच्छा पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कोयला निर्माण के लिए कौन से पौधे उत्तरदायी हुए? देखिए साहब, कोयला है क्या? सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम यानी कि जाइलम ना तो थैलोफाइटा में मिला अपने को कोई समवन ऊतक वेस्कुलर टिश्यू, ना ब्रायोफाइटा के अंदर मिला। पहली बार हमको जाइलम कहाँ मिला? टेरिडोफाइटा के अंदर। और टेरिडोफाइटा में जाइलम आ गए थे, वो बात अलग थी कि वेसल्स नहीं थी, लेकिन आगे जाकर तो कई सदस्यों के अंदर वेसल्स भी आ गई थी, जैसे कि टेरिडियम था, टेरिडियम के अंदर वेसल्स होती हैं। ओके, तो जब ये टेरिडोफाइट्स भूगर्भ में समा गए,
जमीन के नीचे दब गए, तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के तापक्रम और दाब के कारण ये लोग जो है कोयले में रूपांतरित हो गए। ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेरिडोफाइट्स वर द फर्स्ट फॉर द कोल डिपॉजिट। टेरिडोफाइट्स प्रथम पादप थे जो कोयले की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास में 200 मिलियन वर्ष पूर्व इक्थियोसॉरस नाम का ऑर्गेनिज्म जो था वो सबसे पहले रेप्टाइल के अंदर बदला। देखो कीलोकेन तो बदला किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, और इच्थियोसॉरस, डायनासोरस से याद कर लो, इच्थियोसॉरस काय में बदला, मछली जैसे रेप्टाइल के अंदर यह बदला। अब इन डायनासोर्स की उत्पत्ति जो है या रेप्टाइल्स की उत्पत्ति डेवोनियन काल में हो गई थी, लेकिन ये प्रभावी रूप से पृथ्वी पर कब पाए गए, जुरासिक काल में, और उसी के आधार पर पिक्चर बनी थी जुरासिक पार्क। याद आया? तो सबसे बड़ा डायनासोर कौन था, टायरेनोसोर, जिसकी ऊंचाई जो थी वो लगभग 20 फीट की ऊंचाई थी। ये 650 मिलियन वर्ष पूर्व जो डायनासोर थे बड़े बड़े, जो आपने देखे होंगे मूवीज वगैरह के अंदर, ये विलुप्त हो गए। इनके पीछे रीजन क्या था, स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब प्राकृतिक विपदाओं के कारण ये मर गए। अरे इतने बड़े बड़े जंतु प्राकृतिक विपदा के कारण मरते तो सारे के सारे पृथ्वी पर से गायब नहीं हो जाते। कोई कहते कि इनका शरीर इतना बड़ा था कि इनका तंत्रिका तंत्र का जो आवेग था वो पीछे तक पहुंच ही नहीं पाता था, तो जंतु ने उनको मार मार के या नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया, जिससे वो मर गए। व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, स्टिल नॉट नोन। सही कारण क्या है अभी तक किसी को नहीं पता है। नाउ फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रियू। रेप्टाइल से कौन पैदा हुआ है, मैमल्स। और पहले जो मैमल पैदा हुए श्रियू छछूंदर के समान थे, बहुत छोटे से थे, 3 से 4 इंच के, और उनका जो ऑर्डर है वो है इंसेक्टिवोरा। किस गण के अंदर रखे गए थे इनको, इंसेक्टिवोरा के अंदर रखे गए थे। अब अपन आते हैं कि पहले हमारे ऑस्ट्रेलिया और एशिया दोनों एक ही मिले हुए थे, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण महाद्वीपों के अंदर जब दूरी आ गई तो ऑस्ट्रेलिया के कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीवित रह गए, लेकिन जो एशिया के अंदर थे वो कंगारू यहाँ की प्राकृतिक वातावरण का सामना नहीं कर पाए, एंड अल्टीमेटली दे गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम हियर, और वो यहाँ से विलुप्त हो गए या सर्वाइव नहीं कर पाए, वी कैन से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो कंगारू आज भी देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से जब दक्षिण अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिला तो वहाँ पर भी हमको जैव भौगोलिक वितरण देखने को मिला। देयर ऑल्सो वी सॉ द बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये था हमारा बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आप देखो अपोसम साउथ अमेरिका में ही मिलता है और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सिचलीज आइलैंड जो होते हैं वो भी एक विशेष स्थान के ऊपर ही मिलते हैं। पाउच्ड मैमल्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलते हैं। तो ये सब जो है बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमको अलग अलग प्रकार के जंतु अलग अलग क्षेत्र के अंदर ही मिलते हैं। आपको ऊंट जो है हिमालय पर्वत पे नहीं मिलेगा, आपको ऊंट जो है आर्कटिक एंटार्कटिक के अंदर नहीं मिलेगा। जो जहाँ पर जैसा वातावरण परिस्थितियों का सामना करता है और सर्वाइव कर जाता है वो वहीं पर ही जीना शुरू कर देता है। अब आता है हमारे पास में जियोलॉजिकल स्केल, भूगर्भीय पैमाना। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारी पृथ्वी जब से पैदा हुई है उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा महाकल्पों में, एरा के अंदर। तो ये हुआ तुम्हारा पेलियो जोइक एरा। अब इसमें भी क्या होते हैं बेटा, काल आते हैं, और काल को भी ये लोग इपॉक में बांटते हैं। काल को बोलते हैं पीरियड, और पीरियड को काय में बांटते हैं ये लोग, इपॉक के अंदर। ऐसे फिर दूसरा आया हमारे पास में मीजोजोइक एरा, जो भी अपन ने बात करी थी रेप्टाइल के संदर्भ में, मीजोजोइक एरा। इसको भी कई कालों में बांटा और कई कालों को इपॉक के अंदर इन्होंने बांटा। अभी जो काल चल रहा है हमारा, दैट इज योर सीनोजोइक एरा चल रहा है। आ गया समझ में? अब इनमें से क्वेश्चन बनता है, बड़ा लंबा चौड़ा चार्ट उन्होंने पिक्चर बना बना के दे रखा है, डायनासोर, फर, सीड फर्न्स। उसमें से मैंने क्या करा कि जो पेलियोजोइक एरा, जो पहला महाकल्प था पेलियोजोइक, प मैंने पहला पेलियोजोइक महाकल्प था, उसके कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर बीजधारी फर्न पैदा हुई। कौन पैदा हुआ?
बीजधारी फर्न, यानी कि सीड बियरिंग फर्न। हालांकि बीज पैदा नहीं हुए थे। बीज की उत्पत्ति के संदर्भ में तो उन्होंने अपने टेरिडोफाइटा में दे रखा है कि जब बीजाणुद्भिद का डेवलपमेंट आर्किगोनिया में होने लग गया, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन व्हिच इंडिकेटेड द ओरिजिन ऑफ द सीड हैबिट। यानी कि जब उस भ्रूण का परिवर्तन आर्किगोनिया स्त्रीधानी में होने लग गया तो जैव विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था जो इंगित करता था कि आने वाले समय के अंदर बीजधारी पौधे उत्पन्न होंगे। मोरओवर these ferns, they were able to give you the two types of spore, microspore and macrospore. माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर का मतलब हेटेरोस्पोरस, विषम बीजाणु अवस्था भी बीज प्रकृति की उत्पत्ति को इंगित करती है। हालांकि बीज अभी पैदा नहीं हुए, बीज तो स्पर्मेटोफाइटा में पैदा हुए थे टेरिडोफाइटा के बाद में। अब आते हैं अपन लोग मीजोजोइक एरा में। मीजोजोइक एरा के अंदर जुरासिक पीरियड है। जुरासिक पीरियड के अंदर फर्न भी पैदा हुए, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति डेवोनियन काल के अंदर बोलते हैं, डेवोनियन काल। जुरासिक पीरियड में फर्न पैदा हुए। फर्न कौन है? टेरिडोफाइट। कॉनिफर्स और साइकड पैदा हुए, यानी कि जिम्नोस्पर्म पैदा हुए। साथ में क्रिटेशियस पीरियड में जिम्नोस्पर्म का सबसे एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर जो है निटेलीज पैदा हुआ या निटेल्स पैदा हुआ, जिसमें नीटम आता है, जिसका बीजांड जो होता है वो द्विअध्यावरणीय होता है और जिसके अंदर वेसेस पाई जाती है। अब आया आज का युग जो चल रहा है, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो हमको आवर्त बीजियों की उत्पत्ति देखने को मिलती है, एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति देखने को मिलती है। ये चार्ट एक ऐसा है जिसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन वो लोग कभी भी कहीं से भी बनाकर दे सकते हैं। और इसी के साथ में अब हमारा ये जियोलॉजिकल स्केल समाप्त होता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा आपसे ह्यूमन इवोल्यूशन की। मान के चलिए 100 नहीं 200% एक क्वेश्चन तो ह्यूमन इवोल्यूशन में से आता ही है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर अभी ब्रेक दिया है और फिर मैं आपको ह्यूमन इवोल्यूशन बताता हूँ। ओके, थैंक यू।